हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग अदृश्य क्लासेज में। और आज देखेंगे रसायन विज्ञान लेकर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिटकॉन प्रकाशन का है और यह केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा बुक है। और इसे आप जो है मार्केट से खरीद कर भी स्टडी भी कर सकते हैं। काफ़ी परिचय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आज जो है लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। और आज जो यहाँ पर 10 सवाल देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे इसमें और पूरे लास्ट तक बने रहिएगा और सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। डिस्कशन जो भी पॉइंट होगा उसको नोट करते चलिए, जो याद नहीं होगा उसे नोट करते चलिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्षा का जल जो है यह शुद्धतम रूप है। बात करते हैं समुद्र जल का। नोट कीजिएगा कि समुद्र जल का पीएच मान की बात करते हैं तो 7.5 से 8.4 परास के बीच जो होता है समुद्री जल का पीएच मान होता है। अगर आपसे पूछे कि वर्षा का बूंदे गोलाकार होता है, किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। इस पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो न्यूटन प्रति मीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव जो होता है समानुपात 1/T यानी तापमान का होता है। अगर बात करते हैं जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान जो कितना होता है? 7 होता है। पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 जो है उदासीन होता है। 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वो अम्लीय कहलाता है और 7 से जिसका अधिक होता है वह क्षारीय कहलाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का डिस्कशन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वायु के नमूने में क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वायु के नमूने में यानी वायु में क्या क्या? तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैस। यह सभी जो है वायु के नमूने यानी वायु में मुख्य रूप से जो है वायुमंडल में पाया जाता था। क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर कि वायु के नमूने में क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब इसका डिस्कशन नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से देखेंगे। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जिसे समानतः 78.07% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.93% जो है ऑक्सीजन रहता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और आर्गन की मात्रा 0.93% तथा अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व की बात करें तो वह जलवाष्प हो जाएगा। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा। रेडॉन छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, यानी रेडॉन जो अक्रिय गैस है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता था। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में पाया जाता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेडॉन हो गया, यह रेडॉन हो गया। यह सभी जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों को नोबेल गैस कहा जाता है और इसमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैस आते हैं। 6 को है अक्रिय गैसों की संख्या। सारे पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। हाल ही में एक नई अक्रिय गैस ऑर्गेनेशन की खोज की गई है जिसमें अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है। पूछेगा कि हाल ही में किस अक्रिय गैस की खोज की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। ऑर्गेनेशन की परमाणु संख्या की बात करें तो ऑर्गेनेशन की परमाणु संख्या जो है 118। कितना है? 118। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः गैसेज होती है 78.07% नाइट्रोजन होता है, 20.93% ऑक्सीजन होता है, 0.93% आर्गन होता है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती है। वायु की बात करें तो वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है। वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है। और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण भी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। यह एक क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है और इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वान लिंडे ने किया था। यह जो प्रयोग जो किया जाता है
यह क्रायोजेनिक पृथक विधि है जिसे वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है कार्ल वान लैंडेन के द्वारा जो है किया गया था। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, यानी लोहे पर जो जंग लगती है वहाँ पर क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेरस और फेरिस ऑक्साइड का मिश्रण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर। बात करते हैं कि लोहे के वस्तुओं में जंग जो है फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, अगर आपसे पूछे कि लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, यह सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपसे पूछे मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र बार बार एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जंग का सामान्य सूत्र क्या होता है। Fe2O3XH2O होता है, जहां X जो है अणुओं की संख्या है। जंग लगने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो जंग नहीं लगेगा। और दूसरा नमी की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण जो होते हैं क्या होती है? जंग लगते हैं। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, लोहे में जंग लगने से इसका वजन जो है यानी वेट जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए, यानी जंग से बचने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। लोहे पर जस्ता की लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, यानी वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग बिजली के बल्बों में, वायुयान की टायरों में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने में भी किया जाता है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, पौधे में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत अगर आपसे पूछो तो कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि यूरिया का पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है, तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम पदार्थ जो है कार्बनिक पदार्थ कौन है? तो वह यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखिएगा, यूरिया का सूत्र कब एग्जाम में पूछ चुका है? NH2CONH2 होता है यूरिया का सूत्र यहाँ पर। नेक्स्ट पर लिखिएगा कि मानव के शरीर भी 3% नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रमुख घटक, यानी मानव का शरीर जो है इसमें 3% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो प्रोटीन का प्रमुख घटक है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट सवाल कहता है छठा कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे की अपेक्षा, यानी कहता है कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होगा? तो कुछ जो है अधिक होता है, यानी थोड़ा सा भारी होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से कुछ अधिक होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट में लिखिएगा, लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पीछे क्वेश्चन में भी देखे थे। लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3XH2O या H2O होता है। सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7वां।
7वां सवाल कहता है कि परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम तापमान जो है, परम शून्य ताप क्या हो जाएगा? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम जो संभव तापमान होता है इसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला लिखिएगा, तापमान मापने का पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तापमान पर गैसे के सभी गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसे का सभी गुणधर्म जो होता है क्या हो जाता है मेरे भाई? समाप्त हो जाते हैं। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। परम तापमान जो होता है -273.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस नोट कीजिएगा, कब एग्जाम में पूछेगा, एकदम एग्जैक्ट पूछेगा, 273.5 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप की संकल्पना विलियम थॉमसन जो लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाने जाते थे, इन्होंने इसके द्वारा जो है परम शून्य तापमान जो है दिया गया। ताप का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे, ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कशन में देखे थे, इसे जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, गैल्वेनीकरण हो जाएगा। लोहे के पादपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। विद्युत लेपन कई एग्जाम में पूछा चुका है। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षण बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसी को विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे बल्कनीकरण का। तो बल्कनीकरण के बारे में नोट कीजिएगा। बल्कनीकरण जो होता है प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित कर कठोर करने की प्रक्रिया जो है वह बल्कनीकरण कहलाती है। अगर बात करते हैं तपानुशीतन की, तो धातु कर्म में एक ऊष्मा उपाचार है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखते हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है, इसी को तपानुशीतन कहा जाता है। इससे धातु की तन्यता बढ़ जाती तथा कठोरता घट जाती है। यानी तपानुशीतन की क्रिया करने से क्या होती है, धातु की तन्यता गुण जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है तथा कठोरता जो है क्या होता है, घट जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है कि रासायनिक रूप से सूक्ष्म हिम यानी ड्राई आइस क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। रासायनिक रूप से सूक्ष्म हिम ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगर बात करते हैं सूक्ष्म बर्फ का प्रयोग, तो सूक्ष्म बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को 78.5 डिग्री सेल्सियस या 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 194.65 केल्विन पर ठोस में बदल दिया जाता है। यानी तीनों तापमान पर यह क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 होगा ठोस अवस्था में बदल जाता है और इसी को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। सूक्ष्म जो बर्फ होता है अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर अणु है, जिसका जो द्विध्रुव होता है वह आघूर्ण शून्य होता है। यानी सूक्ष्म बर्फ जो होता है अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच जो अंतराणविक वांडर वाल बल जो है कार्य करता है इनके बीच में। सूक्ष्म बर्फ का घनत्व की बात करते हैं तो वो 1.4 से 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सूक्ष्म बर्फ का प्रयोग फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, जो फ्रोजेन खाद्य पदार्थ होता है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा, सूक्ष्म बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थियोरियर ने बताया था। किसने बताया था? वैज्ञानिक जो है फ्रेंच वैज्ञानिक थियोरियर ने बताया था। चलिए सवाल देखते हैं आज का लास्ट सवाल 10वां नंबर सवाल कहता है, जल आपूर्ति के लिए
जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जल का शोधन होता है तो इसमें क्लोरीन की मात्रा जो है मिलाई जाती है शोधन करने के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीकरण। यानी जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन क्या कहलाता है? क्लोरीनीकरण का प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि फूलों को रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है तो क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों, औषधियों, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। अगर आपसे पूछे ब्रोमीन का उपयोग तो एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। जल का शुद्धिकरण अगर आपसे पूछे तो आसवन विधि के द्वारा जल का क्या होता है? शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो होता है किस विधि से होता है? आसवन विधि के द्वारा होता है। तो यह आज का महत्वपूर्ण केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण सवाल था। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी सवाल का एक सवाल कहने के लिए यहाँ पर 10 सवाल लेकर आए थे, लेकिन इसका डिस्कशन अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर 50 से अधिक सवाल हो जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि से यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर अगर देखते हैं तो एक भी परीक्षा में इस केमिस्ट्री से जो है बाहर इससे सवाल नहीं जाएगा। तो 10-10 करके डेली लाएंगे। इसमें लगभग 105 सवाल है, लेकिन इसमें से आपके बीच 10 लेकर आए हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।